दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक नया लेसन चालू करेंगे 18 नंबर, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र के, ठीक है, मानव नेत्र के, क्योंकि जो मानव नेत्र होता है ये भी एक प्रकाशिक यंत्र की तरह ही कार्य करता है। यानी जो मानव नेत्र होता है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की भांति कार्य करता है। अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम छोटी वस्तु या नज़दीक छोटी वस्तुओं को भी देख लेते हैं, तो जो आँख होती है वो भी छोटी वस्तुओं को एडजस्ट करके देख सकती है। दूर की वस्तुओं को भी दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखता है, तो आँख भी हमारी दूर की वस्तुओं को भी देख पाता है, ठीक है। यानी इसके लिए आँख के लिए निकट बिंदु भी होता है और दूरस्थ बिंदु भी होता है, ठीक है। तो इस कारण हम कह सकते हैं जो आँख होती है हमारी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की भांति कार्य भी करता है, ठीक है। और यह प्रकाश पे रिलेटेड, प्रकाश के विभिन्न, समझिए प्रकाश पे ही कार्य करता है। प्रकाश ना होता तो हमारी आंखें कार्य नहीं करती, ठीक है, वस्तुओं को नहीं देख पाते। जो हमारी आंखें होती है लगभग 1 करोड़ रंगों का क्या कर सकती है, अंतर ज्ञात कर सकती है। लगभग 1 करोड़ रंगों के बीच जो अंतर है उसके बारे में बता सकती है। ये वस्तु इस कलर की है, इस कलर की, इस कलर, मतलब इसके अंदर इतनी कलरों का क्या करना है, क्या कर सकती है, विभेदन कर सकती है, ठीक है। और इसमें जो कलर होती हैं वो शंकु कोशिकाएं, जो हमारी आंखों में शंकु कोशिकाएं होती हैं, यही जो है हमें जो दुनिया रंग बिरंगी दिखाने का कार्य करती हैं, वो कौन सी करती हैं, तो शंकु कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ मानव नेत्र। जो मानव नेत्र की संरचना है मैंने फिगर पहले से ही बना रखा है, क्योंकि फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में, तो इसलिए मैंने फिगर को पहले ही बना दिया है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। अब इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो मानव नेत्र होता है ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है, स्पेशली मेन भाग है यही, ठीक है। देखिएगा जो मानव नेत्र है, ठीक है, ये जो मानव नेत्र तो एक गोला आपको दिख रहा है ना, गोलक टाइप का, ठीक है। तो इसका जो व्यास होता है, इस गोलक का जो व्यास होता है, गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का। जो हमारी आंख का गोलक है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का गोला होता है, इतने व्यास का, ठीक है। अब इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा सबसे पहले हम लोग कार्निया के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, कार्निया के, ठीक है। यानी ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला इधर मैं दिखाया भी हूँ इरेज से, इसे हम लोग कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निया। और जो कार्निया होता है यहाँ से, जैसे बस इसका जो आगे वाला ये जो भाग है, बस यही जो भाग है आगे वाला, इसका आगे वाला जो भाग है कार्निया का, ठीक है, कार्निया का जो आगे वाला भाग है, आगे वाला भाग वो क्या होता है, पारदर्शक होता है। क्या हो जाता है, क्या होता है, यह पारदर्शक होता है, ठीक है। मतलब इससे प्रकाश क्या हो सकता है, आर पार हो, क्योंकि कार्निया ही सबसे मेन, अगला सिरा कार्निया ही होता है, इसी से हमारा प्रकाश जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये भाग पारदर्शक होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। ये जो अंदर वाला भाग होता है इसका कार्निया का, वो अपारदर्शक होता है, जिसको हम लोग श्वेत मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत मंडल। तो आपको क्वेश्चन भी कर सकता है कि कार्निया किसका भाग होता है, तो श्वेत मंडल का अगला भाग होता है, ठीक है, जो पारदर्शी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निया। कार्निया को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो कार्निया होता है, नेत्रदान में कार्निया का ही हम लोग दान करते हैं। किसका दान करते हैं, कार्निया का ही। आप लोग देखे होंगे, बहुत से फिल्मों भी देखे होंगे कि जो एक ऐसे गोल सा लगाती है ना, ऐसे गोल सा होता है, ठीक है, और उसका जो ये तो फ्रंट साइड है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे तिरछा होता है गोल, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये कार्निया होता है, जो आप मार्केट में भी मिल जाएगा, वो आंखों में लगा लेते हैं लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों को देखे होंगे, लड़के भी लगाते हैं, तो वो होता है कार्निया, ठीक है। कार्निया का ही हमारा क्या होता है, नेत्रदान में दान किया जाता है, कार्निया क्या ही, ठीक है। तो ये हो गया कार्निया। कार्निया कैसा होता है, तो पारदर्शक होता है। यह आंख की सबसे पहली यही होता है, पहले कार्निया ही होता है, ठीक है। यह श्वेत मंडल का भाग होता है, ठीक है। तो कार्निया समझ गए। दूसरे बात करते हैं हम लोग दृढ़ पटल की, ठीक है, दृढ़ पटल की। तो दृढ़ पटल नहीं लिखा हूँ, ये जो है ना, ये वाला, ये है दृढ़ पटल हमारा, ठीक है, दृढ़ पटल। ये क्या करता है, दृढ़ पटल यानी समझिए सेल्ड का, यानी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ये जो आंख की ये जो आंतरिक ये वाला जो भाग है, ये जो दृढ़ पटल है, इसका क्या करता है, रक्षा करता है इनका सब अंदर वाले भागों का, ठीक है, दृढ़ पटल। इसका नाम ही है दृढ़ पटल, ठीक है। चलिए, अब दृढ़ पटल की बात आते हैं हम लोग आइरिस के बारे में। किसके, आइरिस के। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा है, मैंने इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ किया है,
ये जो है हमारा आइरिस है, क्या है, यही हमारा आइरिस है। और जो आइरिस होता है, ठीक है, यानी जो हमारा आइरिस होता है यह कैसा होता है, अपारदर्शक होता है। जो आइरिस होता है, आइरिस यह क्या होता है, अपारदर्शक होता है, यह अपारदर्शी कहिए, अपारदर्शी होता है, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे आइरिस का होता है, सिंबल में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे होता है, ये से बीच में खाली स्थान रहता है, ऐसे आइरिस है हमारा, ठीक है। ये है हमारा क्या, आइरिस है। तो आइरिस जो होता है ये कैसा होता है, अपारदर्शक होता है। यह कई कलर की हो सकती है, जैसे काला कलर की हो सकती है, नीले कलर की हो सकती है, या भूरे कलर की हो सकती है। जैसे आपको कहते हैं ना कि उसकी रंग नीले कलर की है, भूरे कलर की, काले, तो आइरिस के कारण ही होता है। जिसका आइरिस जिस कलर का होगा उसकी आंख उस कलर की आपको दिखेगी, ठीक है। ये कैसा होता है, पारदर्शक होता है। ये क्या करता है कि जो प्रकाश की जितनी आवश्यक मात्रा होगी हमारे नेत्र लेंस को, ठीक है, तो उतना ही जाने देती है। ये जो बीच में इसके गैप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पुतली या तारा। क्या बोलते हैं, इसी को मैंने लिखा है नेत्र तारा, ये वाला जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं तारा या पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली, ठीक है, इसे ही बोलते हैं। ये जो पुतली है यह आइरिस के थ्रू ही क्या होती है, कंट्रोल होती है। यानी ये प्रकाश जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे ये जो आइरिस होती है इसको मतलब अपने को फैला के इसको बड़ा कर देती है पुतली को, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश उसमें प्रवेश कर पाता है, ठीक है। और अंधेरे में भी हम वस्तुओं को थोड़ा देख पाते हैं। तो आप लोग इसका अगर प्रैक्टिकली देखना होगा तो आप लोग एक आईने रख लीजिएगा सामने, और उसके बाद से अपने टॉर्च को ऐसे आईने में अपने को देखिएगा ऐसे, और उस समय अपने पुतली को देखिएगा। फिर टॉर्च जलाएंगे तब देखिएगा, टॉर्च जलाएंगे तो पुतली छोटी हो जाएगी। जैसे टॉर्च बंद करेंगे पुतली फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है वो, ठीक है। वो किसके कारण, आइरिस से। ये जो आइरिस है प्रकाश की आवश्यक मात्रा को ही इस नेत्र तारा द्वारा, ठीक है, नेत्र लेंस तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये होता है आइरिस का काम, ठीक है। आइरिस के कलर पे ही डिपेंड करता है कि हमारी, जैसे किसी की नीले रंग की दिखाई देती है, आइरिस नीले रंग की कहती है तो आँख नीला है उसका, भूरे कलर की तो भूरे कलर की कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आइरिस। आइरिस कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। बात समझ में आई है। चलिए फिर देखेंगे, ये तो हमारा नेत्र लेंस है। और नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। यानी जो नेत्र लेंस होता है हमारा वो उत्तल लेंस होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि नेत्र लेंस होता है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। नेत्र लेंस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और जाहिर सी बात है जो नेत्रव्यय होता है हमारा कैसा होता है, पारदर्शक होता है। कैसा होता है, पारदर्शक। तो और ये जो है यहाँ पे पश्चाभ पेशियाँ होती हैं, जिसके कारण ये एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। वो इसको पकड़ी रहती हैं, इसे पश्चाभ पेशियाँ होती हैं, ठीक है, इसको पकड़ी रहती हैं। और यही नेत्र लेंस को समंजन जो क्षमता आप लोग आगे आएगा, समंजन क्षमता, यही जो पश्चाभ पेशियाँ होती हैं वस्तु को, जैसे नज़दीक की देख रहे हैं या दूर की देख रहे हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए फोकस को एडजस्ट करना होता है। तो यही पश्चाभ पेशियाँ इसको दबाती हैं, इसे फैलाती हैं, एडजस्ट करने का कार्य करती हैं। उसी को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या करते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये नेत्र लेंस है, जिसको अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस जैसे होता है, ठीक है। और यह प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शक भाग होता है। बात समझ में आती है, होता है हमारा नेत्र लेंस। अब देख रहे हैं नेत्र लेंस और ये दृढ़ पटल के बीच एक लिक्विड जैसे मैंने भरा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, जो रक्षा के काम ही आता है। जैसे चोट वोट लग जाती है तो जैसे अभी कछाप द्रव है इस अंदर में, तो वो सब होते हैं इसको रक्षा करने के लिए ही ये द्रव होते हैं इसमें, ठीक है। कहीं चोट वोट, आंतरिक चोट या बाहरी चोट जैसे भी लगी तो ये इसको एडजस्ट मतलब उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। कछाप द्रव और जलीय द्रव ये दोनों क्या होते हैं, नमकीन होते हैं। कैसे होते हैं, यानी इनका जो स्वाद होता है नमकीन टाइप्स का होता है। जैसे इसीलिए देखेंगे आप लोग के जो आंसू निकलते हैं वो कैसा उनका स्वाद होता है, नमकीन जैसे होता है, ठीक है। तो ये होते हैं। इतनी बात हो गई। चलिए रक्तक पटल देखते हैं, रक्तक पटल को। तो ये जो है ना श्वेत मंडल के और बाद वाला ये वाला जो पार्ट, इसको रक्तक मंडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसमें कई सारी रुधिर क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है, रुधिर वाहिनियां होती हैं।
जो इन सबको कंट्रोल, जैसे रक्त पहुँचाए या काम जो भी करे, तो रुधिर वाहिनियों के कारण ही इसका नाम होता है रक्तक पटल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोइड। तो ये आता है हमारा रक्तक पटल, ये भी किसका अंग है? नेत्र का ही। ठीक है, उसके बाद से आता है दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना भी जो जहाँ पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे रेटिना कई सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, संवेदी तंत्रिकाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नेत्र लेंस में प्रकाश जाएगा तो ये पटल, ये समझिए एक पर्दे के टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, यहीं पे संगु कोशिकाएं, ठीक है, होती हैं, जो कलर बताते हैं कि वस्तु इस कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्तक पटल होता है, सॉरी रक्तक पटल कर रहे हैं, दृढ़ पटल जिसको रेटिना कहते हैं। यहीं पे हमारा रेटिना पे क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। और ये जो अंध बिंदु है, अंध बिंदु से कहते हैं जहाँ पे हमारा प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। और यहीं से ये जो इसमें सब फैली हैं तंत्रिकाएं, ठीक है, ये सब ऐसे ही होके और यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं निकल के मस्तिष्क को चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? मस्तिष्क को चली जाती है। तो ये हमारा नेत्र के पार्ट हैं। ठीक है, नेत्र के क्या है? पार्ट हैं। इतनी बात समझ में आई है? चलिए बात करते हैं जो नेत्र है। भाई मानव में तो दो नेत्र होते हैं। मानव में कितने नेत्र होते हैं? दो नेत्र। तो दोनों नेत्र में तो रेटिना होगा, दृष्टि पटल जहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो दो इमेज बनेगा तो हमें वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र होता है वह द्विनेत्री होता है। क्या होता है? द्विनेत्री दृष्टि होती है, उसमें द्विनेत्री दृष्टि पे कार्य करता है। ठीक है, द्विनेत्री दृष्टि पे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी आंख दो हैं तो दो इमेज बनना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है? दो इमेज ना करके हमारी जो नेत्र की क्या होते हैं उसको गुण का है, तो द्विनेत्री दृष्टि होता है। यानी दोनों जो प्रतिबिंब बनेंगे वो एक दूसरे के अनुरूप बनते हैं। ठीक है, अनुरूपक बनते हैं और वो मस्तिष्क उनको एक समझता है। ठीक है, तो इस कारण हमें वस्तु दो ना दिखा के एक ही दिखाई देती है। ठीक है, कभी कभी ये जैसे आपको देखना पड़ेगा, जैसे भेंगापन होता है। भेंगापन एक रोग होता है। ठीक है, भेंगापन, जैसे किसी की आंख तिरछी नहीं हो जाती है, जैसे एक आंख सीधी तो एक आंख तिरछी इधर इधर चली जाती है, तो उसे भेंगापन कहते हैं। भेंगापन की कंडीशन में जो होता है हमारा द्विनेत्री दृष्टि काम नहीं कर पाता, यानी उस समय हमें दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिस बच्चे को भेंगापन होगा ना उसको दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। कितनी? दो वस्तु दिखाई देती हैं। और जिसको हम मस्तिष्क समझ नहीं पाता है तो क्या करता है? एक आंख को काम करना बंद कर देता है, सिर्फ एक आंख से देखना शुरू कर देता है। क्या करता है? एक आंख से देखना शुरू कर देता है। ये जो भेंगापन है ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, ये बचपन से ही होता है। ठीक है, तो उनका जो इलाज है वो आपको, जैसे बच्चा पैदा हुआ आप, तो ये जनरली आम होता है भेंगापन बच्चों में होना। ठीक है, इसका किसी में प्रैक्टिस करेंगे, इसकी दवा होती है, प्रैक्टिस कुछ व्यायाम करेंगे ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो भेंगापन समझिए। इस कंडीशन में जो हमारा मानव की जो द्विनेत्री दृष्टि है काम नहीं करती है। ठीक है, चलिएगा, तो इतना हुआ मानव नेत्र से रिलेटेड, यानी उसके कितने पार्ट से मानव नेत्र क्या होता है, ये रहा मानव नेत्र। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको क्वेश्चन नहीं एग्जाम में पूछता है, बस यही पूछ देता है कार्निया के, इसमें से ज़्यादा कार्निया, आइरिस, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यही इतना, मतलब कार्निया से पूछ देता है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। या जो नेत्र होता है मानो इसका सबसे जो भाग होता है, पहला भाग आखिरी वाला जो सामने फ्रंट दिखाई देता है वो कौन सा होता है? तो कार्निया होता है हमारा। ठीक है, आइरिस के बारे में पूछ सकता है कि जो नेत्र तारा होता है उसको एडजस्ट करता है कौन? तो आइरिस करता है। ठीक है, या मानव नेत्र के जो रंग होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? आइरिस पे। एक बात और समझिएगा, जो आइरिस होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे बायोमेट्रिक में आँख का भी स्कैन किया जाता है, फिंगरप्रिंट का भी स्कैन किया जाता है, वो स्कैनर तो होते हैं। ठीक है, तो जो आँख का स्कैनर करता है, जो आँख को स्कैन करता है, वो किसको जनरली स्कैन करता है? तो आइरिस को ही स्कैन करता है। किसको स्कैन करता है? आइरिस को ही स्कैन करता है, और उसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, इसका ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आँखों का स्कैन करते हैं, तो आइरिस का ही स्कैन होता है, उससे हम पता लगाते हैं हाँ भाई यही व्यक्ति है। ठीक है, तो जो आई स्कैनर होता है उसमें आइरिस का ही उपयोग किया जाता है। बात समझ में? यानी आइरिस को ही उपयोग नहीं, मतलब इसको स्कैन किया जाता है। ठीक है,
तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, मतलब जिसको डायग्राम बनाना होगा बना लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आता है समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता या इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हमने बताया कि जो नेत्र लेंस होता है, ठीक है, वो पश्चिमा पेशियों द्वारा उसको पश्चिमा पेशियां ऐसे पकड़ी रहती हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ी रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, यही पश्चिमा पेशियां इसको क्या करते हैं, फोकस दूरी को एडजस्ट कर देती हैं वस्तु की दूरी के हिसाब से, ठीक है, वस्तु की दूरी के हिसाब से इसी को क्या करते हैं, मान लीजिए इसको दाब के ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, मतलब इसको फैला देंगे, इसके वक्रता तेजी या फोकस दूरी को बढ़ा देंगी, ठीक है, या इसको खींच के पतला कर देंगी, यानी इसकी फोकस दूरी वक्रता तेजी को घटा देंगी, वो वस्तु के हिसाब से, ठीक है, वस्तु की दूरी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेती है। तो इसी को एडजस्ट करने की क्षमता जो होती है समायोजन क्षमता कहलाती है, ठीक है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या को बदलने की जो क्षमता होती है पश्चिमा पेशियां उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं वस्तु की दूरी के हिसाब से। तो ये जो क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं समायोजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समायोजन क्षमता। बात समझ में आई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निकट बिंदु। क्या देखते हैं, निकट बिंदु। कि निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु, निकट बिंदु वो बिंदु है जिससे कोई भी आंख है न्यूनतम, यानी न्यूनतम वह दूरी जहाँ तक जो हमारी आँख है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बना दे। यानी जैसे ये हमारी मान लीजिए आँख है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो जो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और इसका ये एकदम सबसे समझिए आँख का वह निकटतम बिंदु, ये कौन सा है, निकटतम बिंदु होना चाहिए, निकटतम बिंदु जहाँ तक हमारी जो आँख है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बन जाए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे, ये दूरी कितना हो भी हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग निकटतम बिंदु। क्या बोलेंगे, निकटतम बिंदु, ठीक है। तो बात समझ में आई। और आगे हमारा दूर बिंदु। तो ये तो पॉइंट से ही समझ, निकट बिंदु यानी आंख से वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हमारा जो आंख है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना तक बना सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु क्या हो जाएगा, दूर बिंदु तो वह दूरस्थ बिंदु, ठीक है, यानी अधिक से अधिक वह दूरी जहाँ तक की वस्तुओं को हमारा जो आंख है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बना दे। जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, बहुत दूर है, समझिए, ठीक है, क्या है, वस्तु बहुत दूर है और ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी क्या है, आंख है। तो ये जो दूरस्थ बिंदु है, दूरस्थ बिंदु, ठीक है, ये स्पेशली जो होता है हमारा अनंत, इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, अनंत, ठीक है, यानी जो हमारी आंख का दूर बिंदु होता है कहाँ होता है, अनंत पे होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो वस्तु है इसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बन जाए, कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए, तो हम बोलेंगे इस दूरी को दूर बिंदु, ठीक है। ये हमारी आंख के लिए क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो दूर बिंदु हमारी आंखों के लिए क्या होता है, अनंत होता है। या कोई पूछे आपसे तो आप बताइएगा कि सबसे यानी अधिक से अधिक वह दूरी, अधिकतम दूरी जहाँ तक की वस्तुओं का जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बने वो स्पष्ट बने, यानी स्पष्ट वस्तु हमें दिख जाए, तो उसे दूर बिंदु कहेंगे। और निकट बिंदु यानी कम से कम न्यूनतम दूरी वह होनी चाहिए जहाँ तक हम वस्तुओं को निकटतम यानी स्पष्ट रूप से देख सके। जैसे मान लीजिए मैं यहीं बुक करूँ, ज़्यादा अपने पास कर लूँगा तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, धुंधलापन दिखाई देने थे। यानी जहाँ तक हम कम से कम उतना दूरी तक एडजस्ट कर ली जहाँ तक हम एकदम अच्छी तरह से हम क्या करें, अक्षरों को पढ़ सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे निकट बिंदु। क्या बोलेंगे, निकट बिंदु, ठीक है। और जैसे दूर और पास ले जाते हैं तो हमारी जो आँख प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए क्या करेगी, उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समंजन क्षमता बोलेंगे या समायोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन क्षमता। एक आता है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी आता है, ठीक है, स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी, ऐसे
और एक आता है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको हम लोगों ने 25 सेंटीमीटर क्या किया है, फिक्स माना है। क्या माना है? फिक्स माना है। यानी न्यूनतम दूरी यानी जो निकट बिंदु उसी को, ठीक है, एक मानक मान के 25 सेंटीमीटर माना गया है कि जो निकट बिंदु हो, ठीक है, स्पष्ट दूरी की सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जहां तक कि हम वस्तुओं को, ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए हमारा जो टॉपिक है आगे, आंख की श्रांत अवस्था। आंख की श्रांत अवस्था, तो उसको समझते हैं श्रांत अवस्था। उसके बाद से दर्शन कोण क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। इतना तो समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं वो भी, श्रांत अवस्था क्या होता है और दर्शन कोण क्या होता है हमारा, ठीक है। दर्शन कोण, श्रांत अवस्था, श्रांत अवस्था, ठीक है। तो श्रांत अवस्था उसे कहेंगे जैसे मान लीजिए दूर, बहुत दूरस्थ, दूर स्थित वस्तु कोई, जैसे अनंत ही मान लीजिए, वहां पे वस्तु रखी गई है और जो हम देख रहे हैं उस वस्तु को, समझिए बिना किसी समायोजन क्षमता के हम एकदम सामान्य जनरली नॉर्मल रूप से हम उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है स्पष्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा ये जो इसको एडजस्ट करने के लिए इस पे लगाता है ना, फैलाता है, दाबता है, तो ये नहीं, ऐसा कुछ उस पे तनाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी नेत्र लेंस पे हमारा कोई तनाव नहीं पड़ता है, यानी श्रांत अवस्था में रहता है। तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं श्रांत अवस्था। क्या बोलते हैं? श्रांत अवस्था। बात समझ में आई है, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग श्रांत अवस्था क्या होती है। इस स्थिति में जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है सबसे अधिकतम होती है। इस स्थिति में जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होती है? सबसे अधिकतम होती है। तो ये पॉइंट जो है नोट करने लायक है, यानी इसको याद करने लायक है कि श्रांत अवस्था में फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। इतना बात समझ में आया है? चलिएगा, ठीक है। तो मनुष्य सामान्य आंख के लिए श्रांत अवस्था क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। और क्यों इसको श्रांत अवस्था कहते हैं? क्योंकि इस समय, यानी उस समय हमें आंख पे तनाव महसूस नहीं होता है, ठीक है, उसको हम एकदम समान जनरली देख पाते हैं, इसलिए उसे श्रांत अवस्था कहते हैं। इस समय फोकस दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। बात करते हैं हम लोग दर्शन कोण की। किसकी? दर्शन कोण की, ठीक है, दर्शन कोण की। तो दर्शन कोण क्या होता है? जैसे देखिए मान लीजिए हमारी ये आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु द्वारा, इस वस्तु की लंबाई द्वारा इस आंख पे जो कोण बनता है, ठीक है, जो आंख पे कोण बनता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। यानी वस्तु का आभासी आकार उस कोण के समानुपाती होता है जो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया जाता है। अर्थात यही इसकी आभासी लंबाई। आभासी लंबाई क्यों कहा है? क्योंकि भाई कोई भी वस्तु वहां पे खड़ी तो इसका एग्जैक्ट हम लोग लंबाई तो नहीं बता सकते हैं ना, हम लोग कल्पना ही करेंगे ना कि हाँ वो भाई 5 फीट होगी, 5.5 फीट होगी, 6 फीट होगी, 5 मीटर की होगी, कल्पना करेंगे। तो वहीं आभासी लंबाई उस कोण के समानुपाती होता है जो इस आंख द्वारा, इस वस्तु द्वारा इस आंख पे क्या है? बना हुआ है। यानी ये जो लंबाई है इस, यानी जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई आई मान रहे हैं, तो जो आई होता है या ओ मान लेते हैं, क्योंकि जनरली ओ होता है, वस्तु की लंबाई होता है ना, ठीक है, तो ओ मान लेते हैं। तो जो ओ प्रोपोर्शनल होता है इस दर्शन कोण, मान लीजिए इसको हम बीटा मान ले रहे हैं यहाँ पे, बीटा के, ठीक है, बीटा के। अर्थात दर्शन कोण जितना बड़ा करेंगे, यानी दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, समझिए उस वस्तु की आभासी लंबाई उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी, यानी वो वस्तु हमें उतना ही बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं दर्शन कोण। यानी जनरली कहे कि जो वस्तु होती है उसके आभासी लंबाई द्वारा हमारे आंख पे बना हुआ कोण ही क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है, ठीक है।
चलिएगा अब हम आगे बात करेंगे दृष्टि दोष के, यानी जो आँख हमारी है उस पर कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो उसको समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। किसमें? अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये जो वीडियो हम लोग पढ़े हैं, यानी ये जो वीडियो आप लोग देखे हैं, इसमें जितने टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किए हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जो आगे आएगा दृष्टि दोष और दूरदर्शी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। इसमें से बस आपको मैंने जो बताया कार्निया के बारे में, आइरिस के बारे में, या अनंत दूर बिंदु क्या होता है आँख के लिए, ये इसे जनरली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। या नेत्रदान में कौन सा किस भाग का दान किया जाता है ये इससे पूछेगा, लेकिन जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट्स है, तो उसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।